आज हम आपको कराएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। जब राष्ट्रपति साहब को हमने पढ़ा, इससे जो 130 लेक्चर था उसमें हमने राष्ट्रपति साहब का अध्ययन करा। तो राष्ट्रपति साहब का अध्ययन करें और इनका ना करें, अटॉर्नी जनरल का कभी बात नहीं होती। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आओ जरा सा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्या है ये। आर्टिकल 76 उपबंध 1 अटॉर्नी जनरल के बारे में उपबंधित है। क्या कहते हैं जरा सुने। भारत का एक महान्यायवादी राष्ट्रपति साहब द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। साहब तो मैं लगाता हूं भाई, मुझे लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होंगे। कौन नियुक्त करेगा उनको? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति साहब द्वारा की जाएगी। उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए भाई? कौन आदमी, हर आदमी कह देगा जी मुझे बनाओ मुझे बनाओ मुझे बनाओ, ऐसे कैसे काम चले? तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उनकी योग्यता होनी चाहिए कि जो उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट के लिए जो कंडीशंस होती हैं, उन क्वालिटीज, उन कंडीशंस, उन पैरामीटर्स को वो व्यक्ति जो इस पोस्ट पर आना चाहता है उसके अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए संविधान के द्वारा निर्धारित की गई। पीरियड, कितने साल तक ये काम करेंगे? जब तक राष्ट्रपति साहिब की प्रसाद कृपा, प्रसाद मीन्स दया, कृपा बनी रहेगी, तब तक ये प्रसाद परंतु, अर्थात जब तक वो राष्ट्रपति साहब चाहेंगे। देखो मैं एक एक शब्द की कई वर्ड बताता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में जहन में बैठ जाए। खत्म करने को तो 2 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं इसको। राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे, उस न्यायालय में न्यायाधीश वाली योग्यता होनी, राष्ट्रपति के प्रयास परंत होनी चाहिए, और इनकी सैलरी राष्ट्रपति जी ने, इससे क्या आपके जहन में नहीं बैठेगा, आपके दिमाग में बैठालना भी है, इसीलिए कई बार स्लो पढ़ाना पड़ता है। सैलरी, तनख्वाह क्या होगी? इनकी तनख्वाह जो राष्ट्रपति साहब निर्धारित करें। और जनाब कार्य क्या करेंगे? ये सरकार के, केंद्र सरकार के विधि के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार के ये विधि के अधिकारी हैं। विधि अधिकारी अर्थात लॉ ऑफिसर्स हैं ये, लॉ ऑफिसर हैं ये। जैसे स्टेट में जिलों के अंदर, जिले के अंदर, न्यायालय के अंदर एक जो जिला लेवल होता है उसमें एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होता है और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रमोशन करके डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनाया जाता है। वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, सिटी लेवल पे काम करते हैं, और यहां ये सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। तो सेंट्रल के विधि अधिकारी होते हैं ये। इनका काम कानूनी सलाह प्रदान करना है राष्ट्रपति महोदय को।
देश के सभी न्यायालयों में ये चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं। वैसे मैं कायदे की बात तो ये जानते नहीं है, लेकिन देश में किसी भी उच्च न्यायालय में यदि सरकार से संबंधित वाद हो, जहां सरकार से संबंधित कोई इश्यू विद्यमान हो, वहां इनके पेश होने पर रोक नहीं है, क्योंकि इनको ये अधिकार प्राप्त है, इनका कार्यक्षेत्र फील्ड है। देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये जाकर अपना स्टेटमेंट, अपनी बात मुकदमे संबंधित, ये नहीं खामोखा चले जाए बिना कारण के, नहीं होता कुछ भी। जहां कोई स्टेट का मामला विद्यमान हो किसी न्यायालय में और जहां जरूरत हो, वहां केंद्र की ओर से सुनवाई करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं आपको, अधिकतर ये सुप्रीम कोर्ट में ही या उच्च न्यायालय में ही जाते हैं, अदरवाइज ये नहीं जाते हैं। सच्चाई तो यही है, नहीं जाते। मैंने कभी नहीं नोट किया कि अपने पीरियड सर्विस टाइम में, तो जो मेरी नॉलेज है वो तो मैं तो वही बताऊंगा। लेकिन शक्ति इनकी है कि जाना चाहें तो चले जाएं, अगर आवश्यकता पड़ती है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे में सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमों में सरकार की तरफ से पेश होगा। अर्थात अगर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी व्यक्ति ने मुकदमा डाला है, उस परिस्थिति में ये केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करेंगे, या पैरवी ना कह के ये कहें कि वाद को कॉन्टेस्ट करेंगे, पिटीशन को या रिट में। अधिकतर तो सुप्रीम कोर्ट में रिट जुडिक्शन ही होता है, चैलेंज होता है, रिटी में मामले जाते, तो उस रिट में, या हम तो वाद ही कहेंगे, यहां कोई भी वाद में, या कह सकते हैं आप मुकदमा, हर चीज मुकदमा है। हर उस वाद में जो केंद्र सरकार के खिलाफ कोई लाता है, उसमें ये केंद्र सरकार की तरफ से उन अपने केंद्र सरकार के स्टैंड को रखेंगे और कानून वाली, कानून सम्मत बात, जो कानून कहता है वो बताएंगे। जरूरत पड़ने पर ये उच्चतम न्यायालय में भी पेश होंगे। जरूरत पड़ने पर ये उच्चतम न्यायालय में भी पेश होंगे। तो देखिए, ये तो है इनके अधिकार की, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे। ये काम हमने आपको बता दिए कि क्या क्या काम ये कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी से चलें। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको, इतने शॉर्ट क्वेश्चन होने की वजह से आपको मुझे समझाना जरूरी था इसको, नहीं तो रह जाता। और जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं तो राष्ट्रपति के चैप्टर ये तभी कंप्लीट होता है जब हम इसे ये भी बता दें। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, अर्थात इनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है, ये भी इंपॉर्टेंट एक पहलू है इसका। भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं देंगे। भारत सरकार के सपोर्ट में काम, भाई भारत सरकार जिससे पैसे ले रहे हो, जिससे तनख्वाह ले रहे हो, जिससे सैलरी ले रहे हो, उसी के लिए हिसाब तो काम करोगे भाई। अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को जो भारत सरकार के खिलाफ है उसको कोई सलाह आप नहीं देंगे। फंडामेंटल जिम्मेदारी है, वैसे भी जिम्मेदारी है आपकी कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आप उसी के लिए काम करें, ना दूसरे के लिए काम थोड़े करेंगे आप। सरकार के खिलाफ केस कंटेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई केस सरकार के खिलाफ आया है तो उसमें आप खड़े नहीं हो सकते। यू आर फॉर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट और पुटिंग द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट। आप सरकार का क्या स्टैंड है ये न्यायालय को बताने के लिए खड़े होंगे, या क्या कानून की वास्तविक स्थिति है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, अर्थात मुकदमा नहीं लड़ेंगे जब तक आप सर्विस में है अपनी। बिना अनुमति के आप किसी भी मुलजिम के वकील नहीं बनेंगे। बिना अनुमति के आप अभियुक्त के लिए डिफेंस नहीं करेंगे।
और ना ही किसी कंपनी के संचालक पद को नियुक्ति को स्वीकार करेंगे। सर्विस में रहने के दौरान और आप कंपनी के संचालक के पद पर भी नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। अधिकार क्या है जनाब के? संसद में किसी भी सदन में बोलने व कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु सदन में मतदान का अधिकार नहीं है। अर्थात आप सदन में भी जा सकते हैं, किसी भी सदन में, वहां कोई लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है, राष्ट्रपति जी आपकी सलाह चाहते हैं, आपको जाना होगा, उपस्थित होना होगा। लेकिन अगर वहां मतदान होता है, आपका मतदान करने का राइट नहीं। तो देखिए 11 मिनट लगे, लेकिन मैं समझता हूं कि महान्यायविद आपको क्लियर हो गया। दोबारा 2 मिनट में आपको मैं इसे क्लियर दोबारा से रिपीट करता हूं। भारत देश में एक महान्यायविद की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब द्वारा की जाएगी आर्टिकल 76(1) के तहत। उसमें योग्यताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए। उनका पीरियड जब तक होता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है। सैलरी जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनके लिए काम करना, उनके लिए अदालतों में पेश होना, उच्चतम न्यायालय में जरूरत पड़ने पर पेश होना जाना। रिस्ट्रिक्शन ये है कि उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ किसी की हेल्प नहीं करेंगे और किसी कंपनी के संचालक नहीं होंगे और बिना अनुमति के किसी मुलजिम की पैरोकारी नहीं करेंगे। अर्थात आप जो कुछ भी करेंगे राष्ट्र के सरकार के लिए करेंगे, केंद्र सरकार। देखो शॉर्ट में बताने में तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन बाद में क्या आपको तो जहन में बैठानी है मुझे बात। आप लेक्चर पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, आप ना पढ़ पाए, नहीं मिला आपको टाइम, आप बिजी हैं, क्योंकि एलएलबी अधिकतर लोग प्रोफेशनल कोर्स होता है और अधिकतर ऐसे लोग भी करते हैं जो नौकरी भी करते हैं और नौकरी के बाद इवनिंग क्लासेस अटेंड करते हैं। मैंने भी खुद इवनिंग क्लासेस एलएलबी की। तो क्योंकि जब तक हम 18-20 साल के आते हैं तो घर की आवश्यकताएं हमें पैसा कमाने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आदमी काम भी करना पड़ता है, कुछ धन भी कमाना पड़ता है पारिवारिक संचालन के लिए। तो अगर ये वीडियो सुनते हैं आप तो आपके जहन में ये बात रह जाएगी और आपको पेपर देने जा रहे हैं तो आप 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर का तो काम, अगर आप इसे सुन लेते हैं 2.5 मिनट में कुछ भी याद रह गया तो काम होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम कार्यपालिका पढ़ रहे थे। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो महान्यायविद और उनके ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, राष्ट्रपति की सिलेक्शन या मतलब ये समझे चुनाव किस प्रकार से होता है, ये सारी की सारी बातें मैंने बताने की कोशिश करी। और ये ध्यान रखें राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो इसके ऊपर राष्ट्रपति को मैं तो कहूँगा पूरा तैयार करो। अभी इसमें मैं राष्ट्रपति के अंदर आपातकालीन शक्तियां पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बहुत शॉर्ट में दी गई है इसमें चैप्टर में। वो एक चैप्टर लास्ट में आएगा, तो जब वो चैप्टर आएगा तो स्पेशली चैप्टर ही बनाया गया, इसलिए तो मैं आपको उसको वहां राष्ट्रपति की सारी शक्तियां आपको क्लियर करूंगा। पढ़ा यहाँ भी तैयार सकता हूँ, मेरा तैयार है, बता सकता हूँ भी, लेकिन एक्चुअली क्या उसी उसमें बताऊंगा। फिर अब बात करते हैं। देखिए यहां ही बता दूं आपको, केंद्र हो या राज्य हो सबके 3-3 अंग है। कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। पूरा भारतवर्ष का जो सिस्टम चलता है 3 सिस्टमों में चलता है। कार्यपालिका अर्थात विधि को लागू करवाने वाली व्यवस्था,
विधायिका कानून बनाने वाली संस्था, न्यायपालिका कानून को एनफोर्समेंट करने वाली या उसकी जेन्युइनिटी को देखने वाली, संवैधानिक अधिकारों को डिस्टार्ट करने वाली, संवैधानिकता को, विधि को जैसी है उसको इंप्लीमेंट या उसके मुताबिक दंड देना या न्याय देने की व्यवस्था करने वाली न्यायपालिका। 3 ही अंग है बस इसके। सेम व्यवस्था राज्य में भी होगी। राज्य में भी राज्यपाल, मतलब वही कार्यपालिका के राज्यपाल वहां के मुख्य होंगे राज्य के, और उसके बाद में ये ऐसी जिस तरीके से ये इसमें अभी बताऊंगा, तो उसी तरीके से उसमें भी विधायिका और उसमें भी न्यायपालिका, उच्च न्यायालय उसकी न्यायपालिका है, और जो विधायिका है वो अपनी मंत्रिपरिषद और मंत्री परिषद और विधानसभा, ये दोनों। तो ये दोनों चीजें होंगी। आइए पहले हम करते हैं केंद्र का विधानमंडल, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, केंद्र सरकार कैसे फॉर्म होती है और केंद्र सरकार के क्या क्या अंग हैं। टाइम बहुत तेजी से भागता है और ये सब टॉपिक लंबे होते हैं, इनमें हर एक को कम से कम आधा घंटा तो चाहिए। 10 मिनट का लेक्चर बनाओ तो फिर फायदा नहीं है, हजारों लेक्चर बनेंगे आईपीसी सीआरपीसी से मिला। घड़ी देखते हैं तो जरा सी देर में घड़ी भागती है। चलिए सर देखते हैं कितना पूरा होता है। मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत कम उम्मीद होती है इस पर कोई क्वेश्चन मिले तो बहुत माइनर सा, लेकिन इसकी नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है। कभी क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, बहुत कम। केंद्रीय विधानमंडल भारत संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से अगर जब राज्य का स्टडी करेंगे आप, राज्य मंत्रिमंडल की, विधानमंडल की, तो वहां भी राज्य में भी वहां बस नाम बदल जाएंगे, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा, लोकसभा की जगह दूसरी हो जाएगी और राज्यसभा की जगह अलग व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन रहेंगी ऐसी की ऐसी। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां हम राष्ट्रपति तो हमने आपको बता ही दिया आगे, यहां बताने की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रपति सारा आपको क्लियर कर दिया उसमें। यहां आपको राज्यसभा और लोकसभा समझाते हैं और हमारे पास 12 मिनट है, 12 मिनट में से पूरा करते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में समझ लो कैसे अंग है इसके। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति इन दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं होते, लेकिन वे उसमें भाग लेते हैं। जैसे अधिवेशन चालू होगा उसमें भाषण देके चालू करेंगे अधिवेशन को, ज्वाइंट अधिवेशन बना के। तो अर्थात राष्ट्रपति इनमें से दोनों सदनों में से किसी के वो नहीं है, लेकिन वह कार्यवाही में भाग लेते हैं। सदन के सत्र को बुलाते हैं, सदन के सत्र को स्थगित करते हैं। सदन कब चालू होगा, कब बुलाना है, ये जिम्मेदारी उनकी है। सदन को स्थगित करते हैं। लोकसभा को विघटन करना है, यदि इलेक्शन आ गए हैं या कोई इमरजेंसी है तो विघटित कर सकते हैं राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित सभी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। संसद में जितने भी विधान पास होंगे उनका अनुमोदन या उनको पारित करने के लिए इशू विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात किसी भी एक्ट को आप देखेंगे, ये संविधान भी होगा तो इनमें भी लिखा होगा, एक्टों में तो लिखा रहता कि ये फलानी तारीख को राष्ट्रपति के अनुमोदन के तहत ये जारी किया गया, उनकी अनुमति से जारी किया गया। तो सारे जितने भी कानून पारित होते हैं, कानून लाए जाएंगे, सॉरी संसद द्वारा पारित सभी विधेयक पर अनुमति देते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति का छोटा सा रहा, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें तो इतना ही बताया देने के लिए। अब देखो यही तो है, अब टाइम रहा नहीं, अब क्या बताऊं, 10 मिनट सारे रह गया।
अभी सब पढ़ाने में मजा नहीं आवे। चलो पढ़ा देता हूं। हो जाएगा 10 मिनट में, देखता हूं पूरा हो जाए तो। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कई बार आपको यह पूछा जाएगा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपकी नॉलेज में होना ही चाहिए। इसके ऊपर आपको प्रश्न जरूर मिल सकता है। ये इसका विधानमंडल वाले केंद्र विधानमंडल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे शक्ति पृथक्करण शब्द का अर्थ है शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का आपसी उचित बंटवारा, इसका सीधी सी बात है। शक्ति कौन कौन सी होती है सर? कार्यपालिका की शक्ति होती है, विधायिका की शक्ति होती है, न्यायपालिका की शक्ति होती है। कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति। ये सिद्धांत कहता है कि ये सारी की सारी शक्तियां एक ही आदमी में निहित नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये शक्तियां अलग अलग अंगों में होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पावर आने से मनुष्य करप्ट हो जाता है। कहते हैं ज्यादा पावर शक्तिशाली होने से आदमी भ्रष्ट हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि ये जो तीन ही शक्तियां हैं ना, एक तो कार्य कराने की, एक कानून बनाने की, और एक कानून को पालन कराने कानून का एनफोर्समेंट करने की। तो मान लो कानून बनाने वाला भी एक हो, कानून का पालन करने वाला भी, और जज भी आदमी वही हो, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो इसके जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं कि ये शक्तियां सब में अलग अलग होनी चाहिए, इनके तीनों का एक आदमी मालिक नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। भारत में ये संभव नहीं है। हमारे वो कैसे संभव नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। 23 मिनट साल। इस सिद्धांत को एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुए मोंटेस्क्यू द्वारा 18वीं शताब्दी में सुझाया गया था। 18वीं सदी में एक सज्जन हुए दार्शनिक थे फ्रांसीसी, दोबारा नाम ले रहा हूं उनका, मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत को सुझाया और उन्होंने कहा भाई बात सुनो, देखिए संसार में जितने भी देश हैं, पहले सभी देश क्रांति से करके निकल के आएंगे। पहले अधिकतर निरंकुशता का बहुत शासन था, राजशाही होती थी, राजशाही में लोगों पर अन्याय अत्याचार होते थे, लोकतंत्र नाम की कोई सत्ता नहीं थी। तो निकल के आए, तो उन्होंने इस तरीके की दुखी इतनी परेशानियां देखी हैं, राजाओं के मिसयूज ऑफ पावर्स देखी है। तो उन लोगों ने विद्वान, आज जहां आप बैठे हैं, ये बहुत कई बार तो भाई हमारे नेता गण भी तो करते हैं मिसयूज ऑफ पावर आने पे। इसीलिए कहा गया कि भाई मिसयूज ऑफ पावर के लिए ही शक्तिपूर्ण का सिद्धांत है। भारतीय संविधान में यह सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होता, लेकिन लागू तो होता है भाई, कठोरता से लागू नहीं होता, ये कह दे जरूर हम, लेकिन सच्चाई जरा सा आप देखने की कोशिश करो, क्यों नहीं होता भाई साहब। पहली बात तो यही देख लो, तो राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 124 के तहत अधीन अध्यादेश जारी करने और कानून बनाने की शक्ति है। एक तरफ तो राष्ट्रपति जी कार्यपालिका है और दूसरी तरफ ये विधायी शक्ति भी उनके पास है। भैया क्या मामला है? तो कहां लागू हो रहा है इंडिया में सिद्धांत? ये नहीं होता। नहीं बताऊंगा, अभी ये भी बताऊंगा कि कहां होता है। तो ये तो अभी देखिए, मेरा पक्ष इस समय ये कि आपको ये समझाना कि ये 100% लागू नहीं होता हमारे यहां सिद्धांत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत के अधीन अध्यादेश जारी करके विधि बना सकते हैं, जो विधायी शक्ति है उनके राष्ट्रपति के पास, जबकि वो मामला अध्यक्ष है कार्यपालिका के। दूसरा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान की शक्ति नहीं, तो जुडिशियल शक्ति है। किसी को सजा देना, बरी करना, ये जुडिशरी का काम है। लेकिन राष्ट्रपति में आर्टिकल 70 में
ये शक्ति राष्ट्रपति को दे रखी है। तो भाई फिर कहां हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और कहां हमारी कार्यपालिका स्वतंत्र है? ये तो सारी शक्ति आपने एक ही आदमी में दी कि राष्ट्रपति में दे दी। ये आलोचना दृष्टिकोण है, बता रहा हूं आपको। लेकिन ऐसा है, संविधान देता है 72 मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते विधानमंडल का सदस्य होना नहीं है। भाई एक तरफ तो आप मंत्रिमंडल में शामिल हैं, अर्थात मंत्रिमंडल में होकर आप राष्ट्रपति को सलाह देंगे जो कि कार्यपालिका का अध्यक्ष है, और दूसरी तरफ आप लोकसभा के मेंबर भी होंगे, तो आप विधानपालिका में भी काम कर रहे हो और कार्यपालिका में भी काम कर रहे हो। ये इंफ्रिंजमेंट है, लेकिन ऐसा प्रोविजन है हमारे यहां। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, जो विधानमंडल जो लोकसभा उसके भी सदस्य होती हैं, जबकि ये कार्यपालिका में भी है। भाई कार्यपालिका में ये राष्ट्रपति से जुड़े हो, आप उन्हें सलाह देते हो, तो आप कार्यपालिका। तो ये क्या है हमारे यहां, हमारा है परिसंघ। हमारा क्या है, भारत है वो परिसंघ है। तो यहां अमेरिका में तो ये, या कुछ देशों में तो ये सिद्धांत लागू हो सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में 101% लागू नहीं हो सकता। हमारी परिस्थितियां दूसरी है। लेकिन हमने इसके लिए विशेषता कुछ सिद्धांत बनाए हैं ताकि हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री या कोई हमारी संस्था निरंकुश ना हो जाए। उस निरंकुशता को रोकने के लिए हमने इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। तो चलिए उस व्यवस्था में जरा सा बात कर लें। अभी इसको शक्ति पृथक्करण को खत्म करना भाई साहब, नहीं करूंगा तो फिर अगला लेक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी 7 मिनट है, 5 मिनट में खत्म करता हूं उसे। यह सिद्धांत भारतीय संविधान में कठोरता से लागू नहीं होता। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अर्थात हर विभाग के अलग अलग शक्ति होनी चाहिए और एक शक्ति में दूसरे के का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यह सिद्धांत ये कहता है। लेकिन भारत में यह सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होता। लेकिन किस लेवल तक लागू होता है, जरा सा इस पर मैं आपको प्रकाश डालता हूं। यहां यह ध्यान रखा गया कि सरकार का कोई अंग निरंकुश ना हो जाए, अर्थात चेक और बैलेंस की पूर्ण व्यवस्था की गई है हमारे देश में। हमारे यहां जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति अध्यक्ष है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करते हैं। उनका अपने आप में कोई शक्ति डायरेक्ट यूज नहीं करते अपनी शक्ति का वो, बल्कि मंत्रिमंडल अर्थात प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स की सलाह से हमारे राष्ट्रपति साहिब कार्य करते हैं। सीधे हिंदी में, सरल हिंदी में समझिए, प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिमंडल के चीफ है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिनिस्टरों का जो मंडल है उसके वो चीफ है। तो नंबर 1 बात तो ये हुई भाई साहब। हमारे यहां कानून तो बना सकती है विधायिका, और चलो राष्ट्रपति भी मान लेते हैं हम कि विधायिका में उनका इंटरफेयर है। लेकिन भाई साहब, इन सबके मनमानी पूर्ण कृत्यों के लिए हमने एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन कर रखा है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं और राज्य में उच्च न्यायालय कहते हैं, अर्थात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब ये दोनों अंग निरंकुश होंगे तो उस पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका हमें संबल प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। तो ठीक है, तो इस कहने से हमारे यहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू भी होता है, अर्थात हमने शक्तियों को पृथक कर रखा है। 100% नहीं कह सकते आपके हमारे शक्ति पृथक्करण नहीं है,
न्यायपालिका की अलग शक्ति रखी है हमने, और कार्यपालिका को उसके प्रति उत्तरदायी रखा है लोकसभा के लिए, सॉरी लोकसभा राज्यसभा के प्रति, अर्थात पब्लिक को जवाब देने की, पब्लिक का सदन है लोकसभा। आगे चलते हैं। कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति रखती है। जो कानून आपने बना दिए उनको न्यायपालिका यदि गलत लगता है, अकेली नहीं पूरी बेंच बैठा कर उन कानूनों को गलत भी घोषित कर सकती है। अर्थात हमारा संविधान कहता है कि हम सारे अंग अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए कार्य करेंगे। ये हमारे संविधान की ब्यूटी है, और आदरणीय अंबेडकर साहब और उनका जो समिति थी जिसने ये बनाया है, बड़े यूनिक तरीके से दुनिया के डिक्टेटरों को देखकर, दुनिया की अराजकताओं को देखकर, दुनिया में नागरिकों की परेशानियों को देखकर भारत को ये अमूल तोहफा दिया है भारत की जनता को। इसकी अगर कोई बाधा पहुंचाता है इसमें, तो वो हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। संविधान किसी को नहीं पहुंचाना चाहता। नमस्कार, ये टॉपिक आज मैं यही खत्म करता हूं। तो ये वाला टॉपिक आपका था, ये मैंने यहां खत्म कर दिया है, और क्योंकि अब टाइम 32 मिनट हो गए, अब मेरे पास टाइम नहीं है आगे देख इसको, क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाता, फिर कोई देखने आता नहीं है, परेशानी होती है इसे देखने में। अब अगले टॉपिक में राज्यसभा और लोकसभा पढ़ाई जाएगी, और आपको इसी का एक पार्ट है धन विधेयक भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, अंबेडकर साहब की जय हो।